हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका श्योर सक्सेस पथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग जेपीएससी पीटी के लिए पेपर वन का जो सिलेबस दिया हुआ है, जेपीएससी पीटी में जो पेपर वन का सिलेबस है, पेपर वन में हम लोग मिसलेनियस टॉपिक देख रहे थे जिससे कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से हम लोग पहला टॉपिक देख चुके हैं मानवाधिकार। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये मानवाधिकार का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के जो श्योर सक्सेस पथ का जो प्लेलिस्ट है उसमें एक हम फोल्डर बना देंगे जेपीएससी पीटी नाम से, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। जो मानवाधिकार का जो टॉपिक है उसका हम लोग एमसीक्यू भी लेके आएंगे और एमसीक्यू में हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो सारे डिस्कशन करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे पॉवर्टी यानी गरीबी। इससे भी अंदाज़ा है कि 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और पॉवर्टी में जितने भी कमेटी बनाए गए हैं अभी तक, जो भी रिपोर्ट आया है, कैसे पॉवर्टी मतलब गरीबी का कैसे भारत में गणना किया गया या फिर कैसे इसका शुरुआत हुआ, वो सारे चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इससे आपका पूरा पॉवर्टी में जितना भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के में अंत तक ज़रूर बने हुए रहें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है। और अपना फीडबैक भी दें, कमेंट करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है। हम लोग पॉवर्टी आज पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति गरीब है। देखिए, हम लोग सबसे पहले गरीबी देखेंगे कि गरीबी होता क्या है। देखिए, गरीबी में आप गरीबी देखिए, बेरोज़गार छात्र हैं। बेरोज़गार छात्र में आपको गरीबी से सबसे ज़्यादा मतलब आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि गरीबी होता क्या है। मतलब सबसे ज़्यादा अनुभव करने को मिलेगा कि गरीबी क्या होता है। गरीबी में क्योंकि देखिए जो छात्र होते हैं वो छात्र के पास लिमिटेड पैसा आता है घर से या फिर कहीं से वो व्यवस्था करते हैं काम करके या कुछ करके पढ़ाई करते हैं। तो उनको वो लिमिटेड पैसा को ही किस तरह से खर्च करना है, किन किन संसाधनों में लगाना है, वहाँ पे भी आपको गरीबी का कुछ आभास होगा कि नहीं, मेरे पास अधिक पैसा रहता, अधिक संसाधन रहता तो हम और कुछ कर सकते थे, और अच्छे से रह सकते थे, और अच्छे से मतलब हम पढ़ सकते थे और अच्छे कोचिंग में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, फिर भी आप देखिएगा कि जो गरीब व्यक्ति हैं वो इन सभी संसाधनों से वंचित रहते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे गरीबी क्या होता है उसका, और उसका गणना किस प्रकार से किया गया आने वाले समय में। ठीक है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब क्यों होता है, क्योंकि वह गरीब है। क्यों गरीब होता है? यानी वह गरीब है इसलिए ठीक से भोजन नहीं कर पाता, जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, और कुपोषण के शिकार के परिणाम स्वरूप ठीक तरह से वह काम नहीं कर पाएगा। अगर वह काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगा तो उसके पास अर्निंग क्या होगी, कम हो जाएंगे। इसलिए नतीजतन वह गरीब ही बना रहता है। यानी कि कहावत में है ना कि जो गरीब है वो और गरीब होते जाता है, वो इसका दुष्चक्र देखने को मिलता है। ठीक है। इसका मतलब सामान्य परिभाषा में अगर हम बुनियादी परिभाषा देखें तो गरीबी बुनियादी मानवीय ज़रूरतों जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय, सुरक्षित पेयजल का अभाव है। मतलब जो आपको बुनियादी सुविधा नहीं मिलता है, जैसे कि भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, कहीं रहने के लिए घर नहीं है, अच्छा मतलब स्वच्छ मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर, जो जैसे आरओ लगा हुआ है, आरओ का जो पानी होता है वो। लेकिन गरीब लोग कहाँ से आरओ पाएंगे? वो तो डायरेक्ट कुआं का या चापानल का या तो तालाब का भी पानी पीते हैं। ठीक है। तो गरीबी इस प्रकार से देखते हैं हम लोग। गरीबी एक प्रकार से क्या है, दुष्चक्र है। जो मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब है तो वो पढ़ेगा भी नहीं, और नहीं पढ़ेगा तो अच्छा कमाई भी नहीं कर पाएगा, अच्छा कमाई नहीं कर पाएगा तो उसका जीवन स्तर ऐसे भी नीचे चल जाएगा। तो वो जो है वो और धीरे धीरे गरीब होते जाता है। ठीक है। इससे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, गरीबी का दुष्चक्र जो होता है वो कैसे होता है। देखिए, अगर वो गरीब है, गरीब आदमी है तो वो पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करने के बाद कारण उसके पास क्या होता है, लो वेजेस, मतलब कम दाम पे जो दिहाड़ी मजदूरी होते हैं उस तरह से वो काम करते हैं और कम मजदूरी उनको मिलता है। लो वेजेस यानी कि कम इनकम के कारण क्या होता है कि कैलोरी इनटेक मतलब कि जो भोजन होता है वो बहुत कम मात्रा में लेते हैं, जितना उनकी ज़रूरत है उससे भी कम मात्रा में लेते हैं। कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार पड़ने के बाद उनका जो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लेवल यानी कि जो काम करने का क्षमता होता है वो और कम हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो दुष्चक्र है, गरीबी का दुष्चक्र है, वो चलते रहता है। ठीक है। और यही दुष्चक्र में
गरीब लोग और फंसते जाते हैं। गरीब जीवन भर गरीब बना रहता है, यही जो दुष्चक्र होता है, गरीबी का दुष्चक्र है, उसके कारण क्या होते हैं, गरीब जो है वो जीवन भर गरीब रह जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं गरीबी के प्रकार। गरीबी देखिए, जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं तो जो इंसान गरीब होता है, हम लोग गांव घर में भी देखते हैं कि जो इंसान गरीब होता है उसका कहीं पे स्थान नहीं होता है। सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, हर तरह से वो गरीब होते जाता है। जैसे देखिएगा आप कि अगर कोई आदमी गरीब है तो उसका समाज में भी अच्छा मतलब स्थान नहीं मिलता है। कहीं पे बैठक हो रही है घर गांव में, या फिर कहीं पंचायती हो रहा है, तो गरीब आदमी को गरीब की नज़र से दूर की मतलब असंतोष की भावना से देखा जाता है। और उसकी बातों को भी समझिए, कोई अच्छा व्यक्ति भी है फिर भी उसको बात का नहीं सुना जाता है और उसकी बात को उतना भाव नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो गरीबी के प्रकार में हम लोग देखते हैं, तो नॉर्मल गरीबी के प्रकार में देखते हैं सामाजिक गरीबी, यानी कि उनके पास सूचना का अभाव होता है। जो गरीब रहेगा उसके पास सूचना कैसे पहुंचेगा, वो तो अच्छा से जानता भी नहीं है कि जो सरकारें हैं वो कौन सी योजनाएं ला रही हैं, हमको योजना का किस प्रकार से लाभ मिलना चाहिए, हमको किस प्रकार से लाभ मिलता है। सूचनाएँ अभी देखिए डिजिटल का ज़माना है, उसके पास गरीब रहे मोबाइल भी नहीं उपलब्ध होगा, उसके सुविधा से बहुत सारे सुविधाएं से वो वंचित रहेगा, तो उसके पास क्या होता है, सामाजिक तौर पे वो सूचनाओं का भी उनके पास अभाव रहता है। सामाजिक सम्मान हम लोग देखते हैं कि जो गरीब व्यक्ति रहते हैं उनको समाज में भी उतना अच्छे से सम्मान नहीं मिलता है। स्वास्थ्य की देखभाल में कमी, अगर जो गरीब आदमी है वो कहाँ से बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर बीमार पड़ेगा तो सरकारी अस्पताल का भी ये बुरा हाल है कि वहाँ पे उसका इलाज भी नहीं होता है। आजकल आप देखिए कि जो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल बन रहे हैं उसमें बिना पैरवी का, बिना आपके अगर जान पहचान नहीं है, या फिर कहीं आपका मंत्री से, विधायक से, बड़े ऑफिसर से तालमेल नहीं है, तो वहाँ पे भी आपका इलाज अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है, राजनीतिक शक्ति तक पहुँच नहीं होना, मतलब राजनीतिक शक्ति मतलब देखिए कि वो जो गरीब आदमी होता है उनका ना विधायक, मंत्री, ये सब किसी प्रकार से कोई भी लोगों से उनका मतलब क्या होता है, संपर्क नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो सामाजिक रूप से भी गरीब होते हैं। मानवीय गरीब मतलब आप देखिए जो गरीब आदमी है वो अच्छे से पढ़ाई मतलब साक्षरता में कमी हो जाता है, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, अपने बेटा बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका वो खुद नहीं पढ़े, कम वेजेस, कम मजदूरी वाला दिहाड़ी मजदूरी बन गए, साथ ही साथ उनका अपने बाल बच्चा को भी मतलब बेटा बेटी को भी नहीं पढ़ा पाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे गरीबी के दुष्चक्र में फंसते जाते हैं। पोषण की कमी, जब उनको क्या होता है कि जब उनको कम इनकम होगा, उनके पास कम वेजेस मिलेंगे, कम इनकम होगा, तो वो खाना भी क्या करेंगे, मतलब जो ज़रूरत का सामान है, मतलब जो ज़रूरत है उससे भी कम खाना खा करके वो गुजारा करेंगे, तो पोषण की में भी कमी हो जाती है। और एक हम लोग देखते हैं संपूर्ण गरीबी, यानी निरपेक्ष गरीबी या निरपेक्ष खपत स्तर, जैसे कि जो हम लोग आगे चल के अभी देखेंगे वीडियो में कि जो हम लोग का जो खपत स्तर रखा गया है कि 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2250 कैलोरी, ये सभी जो कैलोरी होते हैं उसमें नापने के आधार पे, कैलोरी के आधार पे हम लोग देखते हैं कि इस खपत स्तर के आधार पे गरीबी को नापना। एक होता है सापेक्ष गरीबी। देखिए ये जो सापेक्ष गरीबी है इसको हम लोग देखते हैं कि अधिकतर विकसित देशों में इसको हम लोग देखते हैं। जिस सापेक्ष गरीबी में होता है तुलनात्मक गरीबी, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है सो 60,000 रुपये कमा रहा है मंथली, ठीक है, 60,000 रुपये कमा रहा है तो ठीक है, ये अपना भरण पोषण कर रहा है। लेकिन कोई आदमी 60,000 नहीं कमा करके ये 50,000 रुपये कमा रहा है, ये भी गरीब नहीं है, ये अपना भरण पोषण कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये तुलनात्मक रूप से जो 60,000 रुपये व्यक्ति जो कमा रहा है पर मंथ, उसके तुलना में तो ये तो गरीब ही है, क्योंकि इसके पास तो 10,000 के जो कमी है उसके हिसाब से इसके पास कम संसाधन पहुंचेंगे, कम इसकी ज़रूरत पूरा होंगे, तो इसी को कहते हैं सापेक्ष गरीबी यानी तुलनात्मक गरीबी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, वो गरीबी के बारे में क्या बोला है कि कौन व्यक्ति गरीब है कौन से देश में। जैसे कि वो जो है तो तीन स्तर पे सभी देशों को, जो पूरा विश्व में जितने भी देश हैं उसको 3 स्तर पे बांटा है, कम आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश और उच्च मध्यम आय वाले देश। कम आय वाले देश जैसे कि हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो हम देश देखते हैं, नाइजीरिया हो गया, माली हो गया, ये सब जो देश हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वो सब जो कम आय, जिनके पास खाने के, जहाँ बेरोजगारी भूखमरी बहुत ज़्यादा है,
निम्न मध्यम आय वाले देश जैसे हमारे भारत है, निम्न मध्यम आय में आता है कि यहाँ विकासशील विकास हो रहा है यहाँ पे। और उच्च मध्यम आय वाले देश जैसे कि अमेरिका हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ये सभी जो देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी जो देश हैं वो उच्च मध्यम आय वाले देश में आते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो गरीबी का जो हर देश में गरीब रहते हैं, तो हर जैसे कि निम्न आय वाले देश और उच्च मध्यम आय वाले देश में है कि हर जगह पे गरीबी के बारे में विश्व बैंक अलग अलग परिभाषा दिया है कि जैसे कि $1.9 कोई व्यक्ति अगर है जो निम्न आय वाला देश का व्यक्ति है, $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहा है, मतलब प्रतिदिन वो जो है वो $1.9 से कम खर्चा कर रहा है या कमा रहा है, या यदि कमाएगा तभी ना खर्च कर पाएगा। तो यदि $1.9 प्रतिदिन से कम खर्च कर रहा है तो वो जो व्यक्ति होगा उस निम्न आय वाले देश में अत्यंत गरीब की श्रेणी में आएगा, अत्यधिक गरीब की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार देखिए कि निम्न मध्यम आय वाले देश, जैसे कि निम्न मध्यम आय वाले देश में है जैसे कि भारत हो गया, तो भारत में अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति है जो $3.20 प्रतिदिन से कम आय पर जीवन यापन कर रहा है, यानी कि $3.20 से प्रतिदिन से कम खर्च कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, अत्यधिक गरीब की श्रेणी में आएगा। ये जो परिभाषा है ये जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और अगर तीसरा हम लोग देखते हैं उच्च मध्यम आय वाले देशों में, तो $5.50 प्रतिदिन से कम आय पर जीवन यापन करने वाले अत्यधिक गरीब माना जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति है जो $5.50 प्रतिदिन से कम आय पर जीवन यापन करता है उच्च मध्यम आय वाले देश में, तो वैसा व्यक्ति को गरीब माना जाएगा, ठीक है। यानी कि गरीब तो तीनों जो श्रेणी है, तीनों श्रेणी के देशों में गरीब रहते हैं, लेकिन सबका क्या है, अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसी प्रकार यूएन जो यूनाइटेड नेशन के आधार पे क्या बोला है कि 2011 की दो ये दिया है परिभाषा, एक 2011 की कीमतों के आधार पे और एक 2021 की कीमतों के आधार पे। तो 2011 की कीमतों के आधार पर यह बताया है कि $1.90 प्रतिदिन से कम आय वाले लोग अत्यंत गरीब होंगे। ये कोई जैसे कि हम लोग ऊपर जो वर्ल्ड बैंक में देखे थे कि सबका अलग अलग श्रेणी में बांट दिया था कि कम आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश और उच्च आय वाले देश, ठीक है। तो ये जो है यूएन उस तरह से नहीं बांटा है, ये डायरेक्ट बताया है कि जो $1.09 प्रतिदिन 2011 की कीमतों के आधार पर बेस मानते हुए $1.90 प्रतिदिन से कम आय वाले जो लोग होंगे, जो कम कमाते होंगे, कम खर्च करते होंगे, वो लोग जो हैं वो अत्यंत गरीबी की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। और 2021 की कीमतों के आधार पे $2.1 प्रतिदिन से कम आय वाले लोगों को अत्यंत गरीब माना जाएगा 2021 की कीमतों के आधार पे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। गरीबी देखिए एक नया पॉइंट यहाँ पे आया है, जैसे कि हम लोग तो जेपीएससी के जो है जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना होता है। ये जो पॉइंट है इसमें पूछ सकता है मेंस के टॉपिक से, लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है स्टेटमेंट दे करके। गरीबी क्या है, एक संज्ञानात्मक कर है, मतलब क्वांटिटेटिव टैक्स के रूप में इसे जाना जाता है। ये क्या होता है कि देखिए इसमें जो क्वांटिटेटिव टैक्स है वो मानसिक बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। क्वांटिटेटिव टैक्स मतलब क्या होता है कि एक नया वर्ड आया है यहाँ पे, ये पहले इस पे चर्चा नहीं हुआ था। अब जो है अब इसमें चर्चा हो रहा है कि जो गरीब व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए कि दो आदमी है, ठीक है, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। एक आदमी ए जो है वो पूरा संपन्न है, मतलब वो उसका मानसिक बैंडविड्थ क्या है, वो 100, मतलब एक पैमाना मापा गया है कि उसकी दिमागी क्षमता, काम करने का क्षमता, इसका भी 100 है और बी का भी 100 है, ठीक है। लेकिन जो ए है वो मतलब आर्थिक, सामाजिक सब तौर पे पहले संपन्न है, उसके पास मतलब उसके जो फादर हैं वो संपन्न है, उसको इसके लिए सब कुछ करके रखे हुए हैं। लेकिन जो बी है वो जो बी है वो गरीब है, ठीक है, मतलब उसके पास कुछ नहीं है, ना खाने का ना रहने का कुछ नहीं है। तो ए जो है वो अपने 100% जो मानसिक बैंडविड्थ है, जो ये हम लोग देख रहे हैं मानसिक क्षमता जो है, वो क्या करेगा, ए जो है वो अपना मानसिक क्षमता अपने विकास के लिए लगाएगा कि हाँ मेरे पास तो सब चीज़ है, आधारभूत सुविधा जो होना चाहिए वो सब कुछ है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो मानसिक क्षमता है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसको क्या विकसित कर सकते हैं,
और हम धन संपत्ति एकत्र करेंगे और उसको अपना जीवन स्तर को और ऊंचा उठाएंगे, इस पे वो 100% खर्च करेगा। लेकिन जो बी है वो बी क्या करेगा, उसके पास तो कुछ नहीं है, आधारभूत सुविधा भी नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो जो 100% है, 100% में वो लगभग 60%, ऐसा माना जाता है कि लगभग 60% से 70% वो जो मानसिक बैंडविड्थ है, जो अपना मानसिक क्षमता है, वो आधारभूत सुविधा में लगाया गया कि नहीं हम पहले कमाएंगे तो पहले घर बनाएंगे, उसके बाद वो अच्छे से खाने पीने का व्यवस्था कराएंगे, अच्छे से बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाएंगे और उसका फ़ी वगैरह के व्यवस्था करवाएंगे। ये सब चीज़ करने में वो लगाएगा। और जो 30% बचेगा वो अपने जो 30% जो मानसिक बैंडविड्थ है, अपने जो मानसिक क्षमता है, वो क्या करेगा कि नहीं मेरा भविष्य में क्या होगा उस पर लगाएगा। लेकिन बी क्या करेगा, सबसे पहले अपने बेसिक ज़रूरत है वो पूरा करेगा, तो आगे कौन बढ़ेगा, आगे तो सबसे आगे ए बढ़ेगा। जैसे घर गाँव में कहावत नहीं है कि जिसका जड़ मजबूत होता है वो जल्दी आगे बढ़ता है, उसी प्रकार इसका ए का जो है वो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से वो संपन्न था तो वो जल्दी आगे बढ़ गया। लेकिन बी जो है वो आर्थिक सामाजिक रूप से कमज़ोर था, वो तो उसके लिए क्या होगा, आगे बढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसी को क्या कहते हैं, एक संज्ञानात्मक कर कहते हैं, यानी कि कॉन्टिजेटिव टैक्स कहते हैं। ठीक है। गरीबी का माप। अब देखिए जब गरीबी का बारे में चर्चा होने लगा कि गरीबी क्या होता है, गरीबी, तो गरीबी को मापा कैसे जाए, एक तो पैमाना होना चाहिए ना कि हाँ कौन लोग गरीब हैं। अंदाजी तो किसी को नहीं बोल दीजिएगा कि हाँ तुम गरीब हो तुम गरीब हो। तो उसी प्रकार सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनका जो एक पुस्तक था उसमें ये बताए थे कि 1901 ईस्वी में ये बताए थे कि 16 से 35 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की अगर वो खपत करता है, तो इससे कम खपत करता है तो वो गरीब है, और इससे अधिक करता है तो वो गरीबी श्रेणी में नहीं आएगा। ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताए थे। उसके बाद बनता है राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति बनता है 1938 में, जिसमें इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय योजना समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और इसमें बताया गया कि 15 से 20 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति का इसमें सुझाव दिया गया कि 15 से 20 रुपये अगर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष इसमें खर्चा कर लेता है, यानी व्यय कर लेता है, तो वो क्या है, वो गरीब नहीं है। और व्यय नहीं कर पाता है वो अपने ऊपर, तो वो क्या है, वो गरीब है। एक क्राइटेरिया मतलब जो है एक गरीबी रेखा का लाइन खींचा गया कि 15 से 20 रुपया के नीचे और ऊपर, इस टाइप से आप देख सकते हैं। उसके बाद आया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में, ये क्या दिया, 74 रुपया कि 74 रुपये तक अगर कोई खर्चा कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। 74 रुपये से कम खर्चा करता है प्रति वर्ष अपने ऊपर, तो वो गरीब है। फिर उसके बाद बनता है योजना आयोग विशेष समूह 1962 ईस्वी में। ये स्वतंत्र भारत में गरीबी रेखा को पहली बार इसी समूह द्वारा निर्धारित किया गया। मतलब देश आज़ाद होने के बाद योजना आयोग विशेष समूह के द्वारा ही गरीबी रेखा का जो निर्धारण होता है वो किया गया। इसमें बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, यदि कोई व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसे 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अगर वो खपत करता है तब वह गरीब नहीं है। अगर 20 रुपये से कम खपत करता है तो वो क्या हो गया, गरीब है। और शहरी क्षेत्र में कितना बताया गया, 25 रुपया। इसी तरह रथ और दांडेकर समिति ने बनाया गया 1971 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता है, ये जो रथ एंड दांडेकर समिति था 1971 ईस्वी में, ये क्या करते हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं वो कैलोरी के हिसाब से इसको बांट दिया कि अगर कोई व्यक्ति है वो 2250 कैलोरी अगर प्रतिदिन वह उपभोग कर लेता है, मतलब खा लेता है, तो वो गरीब नहीं है। अगर वह 2250 कैलोरी उपभोग नहीं कर पाता है तो वो गरीब है। तो इन्होंने क्या किया, कैलोरी आधारित गरीबी रेखा का निर्धारित कर दिया कि कोई व्यक्ति जो भोजन के आधार पे, कैलोरी आधारित मतलब भोजन के आधार पे, कि वह 2250 कैलोरी एक आदमी का ज़रूरत है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों को एक रखा कि 2250 कैलोरी ज़रूरत है। अगर कोई आदमी 2250 कैलोरी ले लेता है तो वो गरीब नहीं है, और 2250 कैलोरी नहीं लेता है तो वो गरीब है। ये रथ एंड दांडेकर एंड रथ समिति ने ये गरीबी का पैमाना दिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाई की अलग समिति जब आया तो
इन्होंने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और शहरी क्षेत्र होते हैं, इन्होंने भी जो भोजन होता है उन्हें यानी कि कैलोरी के आधार पे बांटने की कोशिश किया, लेकिन क्या किया इन्होंने कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों को अलग अलग बाइफरकेट कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने बताया कि 2400 कैलोरी, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान है, ज़्यादा उनको कैलोरी की ज़रूरत है, खेती बाड़ी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अधिक पारिश्रमिक काम करते हैं, तो उन्हें 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का निर्धारण किया गया। लेकिन वही शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। तो ये जो है वो रथ एंड डेकर समिति के तरह ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को अलग अलग कर दिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस समिति के आधार पर पूरे भारत में गरीबी की गणना शुरू की गई। इसके बाद ही क्या हुआ, पूरे भारत में गरीबी की गणना शुरू होना स्टार्ट हुआ यहाँ पे। उसके बाद आता है मेजर कमेटी तेंदुलकर समिति, जो 2004 में बनता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि तेंदुलकर समिति 2004 में बनाया जाता है, लेकिन वह 2009 में अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो पहले हम लोग देखें वाई की अलग समिति या रथ एंड डानेकर समिति, वो भोजन पे निर्भर थी। इन्होंने एक चीज़ और जोड़ दिया कि स्वास्थ्य, भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य को भी आधार माना जाए। इन्होंने अपने समिति की सिफारिश जो रिपोर्ट दिए थे उसमें बताएं, और इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो है उस 27 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय बता दिया। जो हम लोग पहले देख रहे थे भोजन पे, खपत पे, कैलोरी के आधार पे, तेंदुलकर समिति जब आते हैं तो वो क्या करते हैं कि ये रुपये में व्यक्त कर देते हैं कि 27 रुपये अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर प्रतिदिन खर्चा कर रहा है तो वो क्या है, गरीब नहीं है। अगर नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। और वही शहरी क्षेत्रों में कितना, 33.3 रुपये, मतलब शहरी क्षेत्रों में अगर खर्चा कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, और नहीं खर्चा कर पा रहा है तो गरीब है। प्रति वर्ष में 816 रुपया और 1000 रुपया इसमें दिया हुआ था। उसके बाद एक समिति बनता है जो स्पेशली बनता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए शहरी क्षेत्र में गरीबी की पहचान करने के लिए। इसका नाम रहता है SR हाशिम कमेटी, जो 2010 में बनाया जाता है। ठीक है, इसके बीच में एक छूट गया था तो हम बाद में लिख दिए कि यहाँ लकड़वाला समिति बनता है 1993 ईस्वी में, बढ़ता है शहरी क्षेत्र में 2100 और ग्रामीण क्षेत्र में 2400। इसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। फिर आता है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति बनता है 2012 में, और इन्होंने रिपोर्ट दिया था 2014 में। योजना आयोग के द्वारा यह समिति बनाया गया था। इन्होंने नई सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 को ध्यान में रखते हुए 11-12 को कीमत के आधार पर नई गरीबी रेखा का निर्धारण किया। क्या किया इन्होंने कि जो बेस ईयर जो होता है वो 11-12 माने कि 11-12 में जो बेस ईयर माना जाएगा, और इसके आधार पे क्या किए कि इन्होंने गरीबी का निर्धारण किया। गरीबी में इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 32 रुपया कोई व्यक्ति प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कर लेता है तो वो गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्र में अगर 47 रुपये तक अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। अगर नहीं कर पाता है 47 रुपया और 32 रुपया तो वो क्या है, गरीब है। ठीक है, यहाँ तक तो क्या था कि गरीबी का जो पैमाना था, गरीबी में कौन कौन समिति बनाए गए और गरीबी में उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट दिया, ये सब के बारे में था। इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि एक और है बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट। हम लोग देखते हैं कि जो MPI है, MPI से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है MPI का। इसमें क्या होता है, यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या प्रणाली है जो 107 से अधिक विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी को मापता है। एक बहुआयामी गरीबी जो इसमें बहुत सारे संकेत, 3 आधार पे 10 संकेत दिए गए थे, और 10 संकेत का बाय उप संकेत 13 उप संकेत भी है। ठीक है, उतना डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन संकेतक देख लेंगे कौन कौन होते हैं। तो ये जो है वो 107 से जो विकासशील देश हैं उनमें क्या करता है, गरीबी के बहुआयामी गरीबी का निर्धारण करता है और बताता है कि कहाँ कितना गरीबी है। ऑक्सफोर्ड, इसमें जो कौन कौन शामिल हैं, ऑक्सफोर्ड गरीबी मापक विकास पहल OPHI और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 2010 में इसे प्रारंभ किया गया। मतलब इसका शुरुआत होता है MPI का। ठीक है, 2010 में। इसमें क्या होता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, 3 आधार बनाए गए। बेसिक आधार क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये 3 मुख्य आधारों
पर इसे 10 संकेतों में बांटकर इसे मापा जाता है। मतलब पहला तो 3 आधार था, मुख्य आधार था, वो ये तीनों आधारों को 10 संकेतक में बांटा गया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसका निर्धारण किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 10 संकेतक क्या क्या है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक इसी प्रकार से जो मेरा भारत देश है, भारत में भी क्या होता है कि 2021 में पहली बार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला गया, ठीक है। और दूसरी बार इस बार निकाला गया 17 जुलाई 2023 को। तो ये जो 17 जुलाई 2023 में जो दूसरी बार निकाला गया, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इसमें मेजर क्या बताया गया है कि 2015-16 में 24.85% लोग क्या थे, गरीब थे। लेकिन 2019-21 में आप देखिएगा तो 14.96% जो है मात्र गरीब रह गए, यानी कि लगभग 10% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चला रहे हैं, या फिर उज्ज्वला योजना हो, या फिर स्वास्थ्य योजनाएं हो, या फिर आप देखिए स्वच्छ भारत मिशन योजना हो, जितने भी योजनाएं चलाए गए उसके कारण क्या होता है कि लगभग 10% लोग जो हैं 15-16 से 19-21 के बीच में 10% लोग गरीबी से बाहर आते हैं। अगर हम संख्या में देखें तो 135 मिलियन यानी कि 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसका विशेष चर्चा हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो खुद से इस पर चर्चा किए थे। तो क्वेश्चन आने की संभावना है। अब हम लोग देखते हैं जो MPI का जो 3 बेसिक आधार था और जो 10 संकेतक थे उसमें क्या क्या शामिल है। पहला तो हेल्थ आधार था, फिर एजुकेशन है, उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य में हेल्थ में अगर देखते हैं स्वास्थ्य में तो चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि जो क्या होता है शिशु मृत्यु दर होता है उसका भी गणना किया जाता है। उसके बाद न्यूट्रिशन पोषण हो गया। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसमें हम देखा जाता है कि आप कैसे रहते हैं, किस चीज़ पे खाना पकाते हैं, कैसा आपका ड्रिंकिंग वाटर है, हाउसिंग कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, आपके पास क्या क्या संपत्ति हैं, आपके पास सैनिटेशन का क्या व्यवस्था है, ये सभी चीज़ इसमें देखा जाता है। JPSC मेंस में इसको डिटेल से पढ़ना है, वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या और शामिल होते हैं। इसका हेल्थ में 1/3 इसमें रेशियो रहता है, 1/3 करके। उसके बाद भी इसमें बांटा जाता है सभी में। तो ये सब चीज़ हम लोग किस में देखेंगे, JPSC मेंस में। अभी सिर्फ इसमें जो है PT में यही सब पूछा जा सकता है कि हेल्थ में कौन कौन शामिल रहते हैं, कौन कौन से संकेतक, एजुकेशन में कौन कौन से संकेतक, और लिविंग स्टैंडर्ड में कौन कौन से संकेतक शामिल रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।